फर्स्ट लेसन इकोनॉमिक्स में अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिचय से है। इसमें आपको दो बुक पढ़नी है, एक समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों बुक के परिचय के नाम से ये पहला लेसन है, ये दोनों ही बुक का पहला लेसन है परिचय। इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन प्लान करते हैं कि इससे बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, या एक क्वेश्चन अथवा में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले इन दोनों लेसन को कंबाइंड रूप से हमें परिचय करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र क्या है। इसके लिए हमें 1776 ईस्वी में जो एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई, वेल्थ ऑफ नेशन, यहां से इसकी शुरुआत करनी है। ये इनकी पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और यहीं से आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रारंभ। वैसे तो बच्चों, जब अर्थशास्त्र नाम का हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र के दो विचारधारा है। एक पारंपरिक, जिसका संबंध भारत से है, विष्णुगुप्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो आपका एक भारतीय दर्शन हो गया, उसे हमें नहीं पढ़ना, हमें आधुनिक अर्थशास्त्र पढ़ना है, जो आगे चल करके व्यष्टि और समष्टि के रूप में बढ़ता है। जो आपके 12th में 2 बुक है, दोनों का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ आधुनिक अर्थशास्त्र। आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रारंभ 1776 ईस्वी से माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। यहां से अर्थशास्त्र का प्रारंभ मानते हैं। तो अर्थशास्त्र का प्रारंभ को समझने के लिए हमें उसकी परिभाषा पे गौर करना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा मुख्यतः 3 स्टेज में 3 परिभाषा याद रखनी है। नंबर 1 एडम स्मिथ की परिभाषा, नंबर 2 मार्कस की परिभाषा, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। एडम स्मिथ ने कहा था, जिसे अर्थशास्त्र का हम पिता कहते हैं, इनकी परिभाषा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दिया? एडम स्मिथ ने। तो 12th क्लास में आपको परिभाषा से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी आपको पूरा अर्थशास्त्र समझने के लिए 3 परिभाषा को हमेशा आपको जहन में रखना ही पड़ेगा। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का पिता, धन का विज्ञान। दूसरा प्रोफेसर मार्शल, जिसको हम कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रवर्तक। आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रवर्तक। इन्होंने परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ये हमें दूसरी परिभाषा याद रखनी है, धन का विज्ञान, फिर मानव कल्याण का विज्ञान। इसके बाद एक परिभाषा आपको याद रखनी है, प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा। प्रोफेसर रॉबिन्स इन्होंने क्या कहा
कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। चयन का विज्ञान, इसको चयन का तर्कशास्त्र भी कहते हैं। चयन का विज्ञान या चयन का तर्कशास्त्र। अब हमें तीनों परिभाषाओं की गहराई में थोड़ा थोड़ा जाना है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान क्यों कहा? एडम स्मिथ के अनुसार 1776 ईस्वी में इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परोपकार की भावना से कार्य नहीं करता है, सभी स्वार्थ की भावना से कार्य करते हैं। एडम स्मिथ ने मनुष्य को दो भागों में बांटा, एक आर्थिक मानव, दूसरा गैर आर्थिक मानव। इसको हम कार्य भी कह सकते हैं, आर्थिक कार्य और गैर आर्थिक कार्य। ऐसे मानव जो आर्थिक कार्य करते हैं उसको आर्थिक मानव कहा गया, उसके कार्य को आर्थिक कार्य कहा गया। ऐसे व्यक्ति जो गैर आर्थिक कार्य करते हैं उसको गैर आर्थिक मानव कहा गया और उसको हम उस कार्य को गैर आर्थिक कार्य कहते हैं। आर्थिक कार्य क्या है? तो आर्थिक कार्य वह कार्य है जो हम किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करते हैं जिसका मुख्य मोटो धन प्राप्त करना होता है। कहने का मतलब जो कार्य हम धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं उसे आर्थिक कार्य कहते हैं। जो कार्य हम परोपकार, दया, प्रेम, सहानुभूति के हिसाब से करते हैं उसे हम गैर आर्थिक कार्य कहते हैं। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, गैर आर्थिक कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे एक डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है, एक नर्स हॉस्पिटल में उसको नर्सिंग का काम कर रही है, तो उसके बदले में उसे पैसा मिलता है, तो उस कार्य को अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर अगर अपने घर पे जाके अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार के सदस्यों का उपचार करता है जिसके लिए वो पैसे नहीं लेता, तो ऐसे कार्य को हम गैर आर्थिक कार्य कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्य दया, प्रेम, सहानुभूति के हिसाब से, सहानुभूति के हिसाब से जो किया जाता है उसको हम अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र केवल और केवल आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। फिर आ जाइए, थोड़े समय के बाद मार्शल का समय आया। मार्शल ने क्या कहा कि केवल अर्थशास्त्र को धन तक हम सीमित नहीं रख सकते, क्योंकि धन एक साधन है न कि साध्य। साध्य क्या है कि धन के द्वारा, धन एक साधन है, साध्य क्या है? तो साध्य है मानव कल्याण। तो प्रोफेसर मार्शल ने आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव को हटा करके इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है बल्कि मानव कल्याण का विज्ञान है। इनके अनुसार धन तो केवल एक साधन है, धन केवल एक साधन है और साध्य क्या है? तो मानव कल्याण। तो मानव कल्याण का विज्ञान है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। इसके बाद यहां आइए प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। चयन का विज्ञान का मतलब अर्थशास्त्र में चयन का विज्ञान का तात्पर्य है कि आवश्यकताएं अनंत हैं। आवश्यकताएं, इन्होंने कहा कि आवश्यकताएं अनंत हैं और जो संसाधन है वो संसाधन सीमित हैं। तो आवश्यकताएं अनंत हैं, संसाधन सीमित है और सभी राष्ट्र के पास चाहे व्यक्ति के पास, सभी के पास ये फॉर्मूला लागू होती है। तो अर्थशास्त्र में जब आवश्यकताएं अनंत हैं और सभी व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत हैं और संसाधन सीमित हैं, तो उन सीमित संसाधनों का हम किस प्रकार प्रयोग करें कि ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ, ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो। जैसे और एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपया है, ठीक है? कितना रुपया है? 100 रुपया। अब वो मार्केट जाता है, उसको कुछ बुक्स भी खरीदने की इच्छा है
उसको कॉफी भी खरीदने की इच्छा है, उसको होटल पे चाय नाश्ता करने की भी इच्छा है, वो सोचता है कुछ खेल का भी सामान खरीद ले, यानी कि आवश्यकता तुरंत है पर पैसे क्या है शॉर्ट। अब वो कौन सी आवश्यकता को पूरा करेगा? सपोज दैट जो उसको सबसे अच्छा लगे, ये तो हर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, ये तो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने किस आवश्यकता को ज्यादा प्राथमिकता दे। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अधिमान क्या होता है। तो उसी आधार पर हमें यहाँ केवल ये समझना है कि संसाधन तो सीमित है, आवश्यकता अनंत है। इसी तरह एक देश के पास होता है, एक देश के पास जो संसाधन है, क्या वो उसे बेरोजगारी दूर करने में लगाए, क्या उसे हॉस्पिटलिटी और एजुकेशन को सुधारने में लगाए, क्या वो सड़क बनाए, क्या वो बांध बनाए, क्या वो लोगों को निःशुल्क पेंशन वेतन का भुगतान करे, क्या करे? तो ये एक समस्या है, इसको हम अभी थोड़ी देर आगे चलते पढ़ेंगे। ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या भी है। तो सीमित संसाधन का फिर हम क्या करते हैं, ये सारे संसाधन सीमित है, सीमित होने के साथ साथ इनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। वैकल्पिक प्रयोग मतलब कि एक से अधिक कामों के लिए कर सकते हैं। हम उसी 100 से किताब भी खरीद सकते हैं, उसी 100 से नाश्ता भी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है? तो हमें करना क्या है? तो इसी का चयन करना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास चयन की समस्या आती है, हर देश के पास ये चयन का कब्जा है, चुनाव करना पड़ता है। तो इसी चुनाव की जो समस्या का अध्ययन है वो हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इसी के बारे में प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया। तो धन आधारित परिभाषा, कल्याण आधारित परिभाषा और चयन आधारित परिभाषा, ये 3 अर्थशास्त्रों के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। 12th क्लास में इससे ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आते हैं। अब हम आते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र में आप बच्चों के मन में सवाल होगा कि सब 2 बुक हैं, आपने तो व्यष्टि समष्टि बताया है। तो अब हम आते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। ये हो गया हमारा अर्थशास्त्र मतलब परिभाषा हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो आधुनिक अर्थशास्त्र जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस आधुनिक अर्थशास्त्र में 3 परिभाषा हमें हमेशा याद रखनी है। एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स। 12th क्लास में हमें 2 बुक मिला है, व्यष्टि और समष्टि। तो ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने 1933 ईस्वी ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने इनका नामकरण किया। आधुनिक अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाने लगा। एक का नाम हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरे का नाम हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। छोटा क्वेश्चन भी आया है कई बार बोर्ड एग्जाम में कि अर्थशास्त्र को अलग अलग नामकरण किसने किया? 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम दोनों का अर्थ समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के, इस भाषा से ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है, MIKROS। अंग्रेजी में आया एस हट गया, के की जगह सी हो गया। ये अंग्रेजी हो गया और ये ग्रीक हो गया। तो अंग्रेजी में जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूक्ष्म, छोटा या लघु, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के किससे बना है? मैक्रो से, MAKROS, ये मैक्रोस। तो इसको हम माइक्रो कहते हैं, इसको हम मैक्रो कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया व्यापक, बड़ा, विस्तृत। अब हमें ये समझना है कि बड़ा छोटा का क्या लेना देना है। क्या कोई किताब बड़ा या छोटा? नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, हम किन किन चीजों को व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, किन किन चीजों को समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है एक इकाई का अध्ययन। इसके अंदर एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक इकाई। अब एक इकाई का तात्पर्य क्या है? जैसे एक फर्म का संतुलन, जैसे वस्तु विशेष का कीमत, वस्तु विशेष का कीमत आदि। ठीक इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के समूह का अध्ययन किया जाता है, समूह का अध्ययन। जैसे मान लीजिए यहां एक फर्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ फर्म के समूह का पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका मुख्य बातें क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसका अर्थ हो गया कि माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो है वो ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है और मैक्रो जो है ग्रीक भाषा के मैक्रो से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यष्टि का सूक्ष्म, समष्टि का बड़ा। एक इकाई का अध्ययन, तो इसका मुख्य अध्ययन का विश्लेषण है, इसको कीमत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, कीमत अर्थशास्त्र। और इसमें विशेष कीमत का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, विशेष कीमत निर्धारण का अध्ययन, एक फर्म का संतुलन, एक उपभोक्ता का संतुलन आदि आदि। इसका जो मुख्य विषय वस्तु है समष्टि अर्थशास्त्र का, इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में जो मुख्य चीज पढ़ा जाता है वो है राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य उपकरण जिसको कहते हैं एनालिसिस, किसमें किया जाता है? तो विशेष कीमत निर्धारण का, इसीलिए इसको कीमत का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय व रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो इसी से आगे आपको बुक में पढ़ेंगे। इस बुक में जितने भी लेसन है समष्टि अर्थशास्त्र, पहला परिचय के बाद ही आपको दूसरा लेसन मिलेगा, राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा, बैंकिंग, ब्याज दर, है ना, ये सारी चीजें, मुद्रा, बैंकिंग, कुल मिलाकर के इसमें आपको फर्म का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन, बाजार, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति विशेष, फर्म विशेष, किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संबंध जिससे हो, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संबंध जिससे हो, उसका अध्ययन को हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल और केवल उसी चीज का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध व्यक्ति विशेष, फर्म विशेष, संस्था विशेष से हो, जिसका अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नहीं हो, केवल उसी का, यानी इकाई का अध्ययन, इकाइयों पे समूह का अध्ययन। इसीलिए इसको कुल का अर्थशास्त्र, टोटल कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो ग्रीक भाषा के मैक्रो से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूक्ष्म या लघु। इसके अंतर्गत एक कीमत विशेष का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, फर्म का संतुलन, बाजार का संतुलन आदि आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जिसका जो अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, जो ग्रीक भाषा के मैक्रो से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा, व्यापक,
समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण जो है वो राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बस ये आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर हो गया। अब आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ एक पॉइंट आया है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था। तो दोनों लेसन का जो परिचय है उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। अर्थशास्त्र तो हम पढ़ रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थशास्त्र तो सिद्धांत हो गया। अर्थव्यवस्था में हम आते हैं, जैसे आपने सुना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप। अगर आपको याद है तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अर्थशास्त्र का शुरुआत एडम स्मिथ ने ही कहा था कि उन्हीं कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध आर्थिक कार्य से हो। तो आर्थिक कार्य वही आर्थिक गतिविधि, यानी कि मानव के जीविकोपार्जन से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वो सभी आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और वो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है उसके अध्ययन को हम भारतीय अर्थव्यवस्था दें। अगर जापान के क्षेत्र विशेष के भौगोलिक सीमा के अंदर जो आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है उसे जापान की अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था का यह अर्थ हो गया। अब हमें इस लेसन के परिचय में पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन से। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो आपको 3 अर्थव्यवस्था का प्रकार आपको समझना है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा केंद्रीय कृत अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तीनों का अर्थ सबसे पहले पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसके आर्थिक क्रियाकलाप, इसको मिटा देते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसके आर्थिक क्रियाकलाप पर संपूर्ण निर्णय कौन लेता है? बाजार। बाजार का मतलब क्या है? जिसमें कीमत का निर्धारण सरकार नहीं करता है। कीमत का निर्धारण सरकार नहीं करती, कीमत का निर्धारण बाजार कराता है। बाजार में क्या व्यक्ति करता है? नहीं, बाजार में 2 शक्तियां कार्य करती हैं। बाजार में 2 शक्तियां जिसको एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ भी कहा है, एक मांग और एक सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, एक मांग की शक्ति है, एक पूर्ति की शक्ति। इसके आधार पर ही हर वस्तु के कीमत का निर्धारण होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा निर्धारण बाजार का ही करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आप एक लाइन में इसको परिभाषित करेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके समस्त आर्थिक क्रियाकलाप पर निजी उद्योगपति, निजी पूंजीपति या बाजार का अधिकार हो या बाजार के द्वारा अधिकृत हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं यूएसए, जापान, यहाँ की अर्थव्यवस्था में
अधिकतर क्रियाकलाप पर ज्यादा से ज्यादा जो भूमिका होती है वो बाजार की है। दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रकार है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था जिसके समस्त क्रियाकलाप में समाज का, यहाँ समाज का तात्पर्य है सरकार का, एक केंद्रीयकृत सरकार का, सेंट्रलाइज सिस्टम से जहां सब कुछ हैंडल होता हो, उस केंद्रीयकृत सिस्टम से जो निर्धारित होने वाले क्रियाकलाप हैं उसी को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का दो ही सबसे बड़ा उदाहरण था, चीन और रूस, कुछ हद तक क्यूबा में भी था। यानी कि A to Z सारा चीज, चाहे आर्थिक क्रियाकलाप जैसे बाजार हो, कृषि हो, उद्योग हो, हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन हो, सभी चीजों पे सरकार का अधिकार, केंद्रीकृत सिस्टम से संचालित हो, वो चीन और रूस का उदाहरण था। मिश्रित अर्थव्यवस्था आते हैं। अब यहाँ समस्या है कि पूरी तरह से बाजार ही सब कुछ हैंडल नहीं करती, कुछ भूमिका सरकार की, और यहाँ पूरी तरह से सरकार हैंडल नहीं करती, कुछ भूमिका यहाँ भी सरकार की। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो यहाँ के प्रमुख जो नेता थे, सत्ता में आने के बाद पंडित नेहरू ने सोचा कि यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से हम अपने देश के मैनेजमेंट सिस्टम को चलाएं। तो गुण इसमें भी है, गुण इसमें भी है, दोष इसमें भी है, दोष इसमें भी है। तो हमारे देश का सरकार ने सोचा कि दोनों को गुणों को समाहित करते हुए हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है कि जहां सह अस्तित्व हो, किसका सह अस्तित्व किसका हो, पूंजीवादी का भी और समाजवादी का भी। तो दोनों का समान अस्तित्व नहीं, साथ सह अस्तित्व, यानी कि साथ साथ अस्तित्व। आपको यहाँ निजी हॉस्पिटल भी मिलेंगे, सरकारी हॉस्पिटल भी मिलेंगे, यहाँ निजी बसें भी मिलेंगी, यहाँ सरकारी बसें भी मिलेंगी, निजी फैक्ट्रियां भी मिलेंगी, सरकारी फैक्ट्रियां भी मिलेंगी। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अब एक सवाल आता है कि क्या कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से पूंजीवादी है या पूर्ण रूप से समाजवादी है? अर्थव्यवस्था के तो मुख्य दो ही प्रकार है, इन दोनों का मिला हुआ भी है। तो इसका जवाब आएगा नहीं, 100% न तो पूंजीवादी है न 100% को समाजवादी। जिस देश में समाजवादी का ज्यादा प्रचलन है, यानी कि ज्यादा सरकार का वर्चस्व है, सरकार की भूमिका जितनी अधिक वो समाजवादी की तरफ हो गया, सरकार की भूमिका जितनी कम वो पूंजीवादी की तरफ हो गया। तो इसलिए भारत को केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था न कहकर समाजवादी मिश्रित कहा जाता है। यानी कि अंतिम भूमिका सरकार की ही है। यहाँ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट निगम है, उन सबके अंतिम निर्णय सरकार का ही होता है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करने के लिए हम उसको समाजवादी मिश्रित कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था, सिंपल क्वेश्चन आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? ऑब्जेक्टिव आएगा तो 3 ऑप्शन रहेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी का सहअस्तित्व। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं कि हर अर्थव्यवस्था के पास, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, मिश्रित हो, उसके पास कुछ समस्याएं हैं जिसको हम सेंट्रलाइज प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अब ये समस्या आप सभी के पास है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय समस्याएं क्या है, लिखिए, वर्णन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी हो, मिश्रित हो, सभी के पास 3 प्रमुख समस्याएं हैं। क्या क्या समस्या है, विशेष ध्यान रखिएगा। क्या उत्पादन किया जाए? अब यहां से क्वेश्चन है क्या से, क्या उत्पादन किया जाए? क्या का मतलब यहां 2 प्रकार के वस्तु से, एक
एक पूंजीगत वस्तु। तो सबसे पहले आपको समझना होगा उपभोक्ता वस्तु क्या है, पूंजीगत वस्तु क्या है। उपभोक्ता वस्तु जिनका जीवन काल कम है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसको हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। जैसे चौक, डस्टर, कपड़ा, खाना, ये सब उपभोक्ता वस्तु। पूंजीगत वस्तु वह वस्तु है जो अपने आप में एक वस्तु तो है, लेकिन वो किसी अन्य वस्तु का निर्माण करता है। सपोज सिंपल भाषा में आप समझिए मशीन एक पूंजीगत वस्तु है। तो देश में ज्यादा मशीन बनाया जाए तो देश में ज्यादा उपभोक्ता वस्तु बनाया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, पूंजीगत या उपभोक्ता। अब तीन अर्थव्यवस्था है, तीनों इसका आंसर अलग अलग देगा। पूंजीवादी क्या देगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेगा क्या बनाएगा, जैसे समझ अमेरिका क्या बनाएगा, क्या गरीबों के लिए सोचेगा, नहीं। क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि वहां सब कुछ बाजार, सब कुछ निजी उद्योगपति के द्वारा संचालित है। वो ज्यादा से ज्यादा जिससे लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा जिससे कीमत प्राप्त हो सके। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन करेगा, वो पूंजीगत वस्तु का भी कर सकता है, उपभोक्ता वस्तु का भी, लेकिन निर्भर करेगा कि वो किस पर ज्यादा लाभ होगा। इसका जवाब अलग होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसका जवाब होगा नहीं, जो देश के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अभी हमारे देश में कोविड-19 का प्रकोप है, तो अभी हमारे देश में क्या उत्पादन किया जाए, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जैसे अनाज पे ज्यादा फोकस किया जाए, मेडिकल सुविधाओं पे ज्यादा फोकस किया जाए। अभी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उसको रोक सकते हैं, जो मशीनीकृत प्रोजेक्ट है। लेकिन बड़े बड़े देश जो है, आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देश में भी उपभोक्ता वस्तु चाहे महामारी हो या कुछ भी, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ समझौता नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो सब निजी है, उद्योगपति के द्वारा संचालित है, वो अपना निजी स्वार्थ देखते हैं। और समाजवादी वो समाज के हित की बात करता है। तो हर अर्थव्यवस्था चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, पहली समस्या क्या उत्पादन किया जाए। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या उत्पादन किया जाए से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा, क्या उत्पादन किया जाए से इसका तात्पर्य है कि कोई देश पूंजीवादी पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया, इसका निर्णय लेता है, उसी को हम कहते हैं क्या उत्पादन। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया, कैसे उत्पादन किया जाए। फिर यहाँ कैसे का मतलब क्या है, मेन फोकस इस पे, क्या से तो हम समझ रहे हैं, पूंजीवादी उपभोक्ता, कैसे उत्पादन किया है, कैसे उत्पादन किया जाए, इसके साथ भी प्रॉब्लम है, इसके साथ भी। लेकिन यहाँ कैसे का तात्पर्य है दो, श्रम का प्रयोग किया जाए या तकनीक का प्रयोग किया जाए। अब दिमाग में आसानी से जवाब आएगा। जैसे समझ लीजिए भारत का उदाहरण लीजिए, सरकार बड़े बड़े तालाब पर खुदाई करती है, क्या मशीन का प्रयोग करती है, नहीं। गांव में नरेगा श्रमिकों के द्वारा। क्यों, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सामाजिक कल्याण, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा काम किससे किया जाए, श्रम से। लेकिन पूंजीवादी का जवाब क्या होगा कि हमें ज्यादा लाभ कमाना है, तो हम ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं देंगे, हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेना है, जो काम ज्यादा से ज्यादा कर सके और कम से कम लागत में कर सके। तो तकनीक का प्रयोग करने का उत्तर कौन देगा, पूंजीवादी। श्रम का प्रयोग करने का उत्तर कौन देगा, समाजवादी। अब भारत जैसे सोचिए, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, बड़े प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी आधारित होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट ग्रामीण स्तर पे श्रम आधारित होते हैं, श्रम के द्वारा प्रयोग किया जाए, श्रम के द्वारा उत्पादन किया जाए। इसी तरह तीसरा सवाल क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर यहां वही प्रॉब्लम, किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो दो तरह से, क्या निःशुल्क या कीमत अदा करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके लिए उत्पादन करेगा, जो उसको कीमत देगा, जो उससे उसको लाभ होगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके लिए उत्पादन करेगा, अपने देश के जनता के समाज के लिए, सामूहिक कल्याण के लिए। हो सकता है वो निःशुल्क भी उत्पादन है, निःशुल्क जो है, जो कीमत नहीं देता है। जैसे भारत में देखिए 1 रुपये केजी सरकार चावल बांटती है, सरकार खरीदती कितने रुपए केजी है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800, 2000, 2000, 2100, 2200 रुपए क्विंटल खरीदती है और उसको 1 रुपये केजी बांटती है।
निःशुल्क। क्या सरकार को लाभ होता है? नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा करती है क्योंकि समाजवादी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है जनता का कल्याण। इसलिए भारत समाजवादी मिश्रित है, तो यहाँ सरकार निःशुल्क सुविधा ज्यादा देती है, बहुत सारी चीजों पे टैक्स छूट है, बहुत सारी चीजों पे तो सब्सिडी है, और पूंजीवादी देशों में ऐसा संभव नहीं है, वहां कीमत अदा करने वाले के लिए ही उत्पादन किया है। तो कुल मिलाकर हमारा मेन टॉपिक था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है कौन कौन सी? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन। ये जो समस्या है ये केवल समाजवादी के लिए, केवल पूंजीवादी के लिए नहीं है, केवल मिश्रित के लिए, ये समस्या सभी के साथ है, आंसर सबका अलग अलग है। क्लियर है? तो ये हो गया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अब हमारा टॉपिक है कि क्या हमने जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का जो अंतर पढ़ा, वो क्यों समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव क्यों हुआ, क्यों आधुनिक अर्थशास्त्र हम समष्टि अर्थशास्त्र पर आ गए, या समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव आपने पढ़ा कि अगर ईस्वी 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखे, उसके बाद से आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। 1933 में इसका अलग अलग नामकरण हुआ, अलग अलग नामकरण व्यष्टि और समष्टि के रूप में हुआ, यानी कि कुछ चीजों का जिसका रिलेशन संपूर्ण अर्थव्यवस्था से उसको हम समष्टि में पढ़ते हैं, जिसका रिलेशन क्षेत्र विशेष से संबंधित है, व्यक्ति विशेष से, फर्म विशेष से है, कीमत विशेष से है, उसका अध्ययन हम व्यष्टि में करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अलग अलग होने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का प्रचलन कैसे हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसको हम कहते हैं विश्वव्यापी मंदी। ये याद रखिए, 1929 ईस्वी में आई, 1929 ईस्वी विश्वव्यापी मंदी। इसको तीसा की महान मंदी भी कहा जाता है। तीसा की महान मंदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मंदी का कारण क्या था और उसका निवारण क्या। इसी निवारण से ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें कारण और निवारण करना। तो अर्थशास्त्र, जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, उनका जो विचार था, जिसमें से एक जे बी से, इन्होंने एक नियम लिया था जिसको बाजार का नियम भी कहते थे, बाजार का नियम, और इसको हम से का नियम भी कहते हैं, शॉर्ट में से का नियम। इस बाजार के नियम की वजह से ही ये समझिए कि 1930 ईस्वी में मंदी आई थी, जिसका संपूर्ण प्रभाव जो है यूरोप और अमेरिका महाद्वीप पर था। 33% तक बेरोजगारी आ गई, 25 से 27% तक उत्पादन में गिरावट हुआ। कब? 1929 ईस्वी। लेकिन इसके पीछे कारण जो बताया जाता है वो है बाजार का नियम। तो क्या है बाजार का नियम? पारंपरिक अर्थशास्त्री, जिसमें जे विषय का बहुत बड़ा नाम है, बाजार का नियम, उन्होंने नियम दिया, एक लाइन का नियम है, समझने में। उन्होंने कहा था पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, स्वयं सृजित करती है, इसने कहा से। अब क्या हुआ देखो, उस समय पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, ये विषय का नियम है। जितने भी देश में
उद्योगपति थे, जितने भी सब केवल और केवल सप्लाई पे जोड़ देते थे। दो शक्तियां मैंने आपको पहले बताया था, एक डिमांड एक सप्लाई, मांग और पूर्ति। तो पूर्ति पक्ष को इग्नोर किया गया, अनदेखा किया गया, सॉरी पूर्ति पक्ष को जोड़ दिया गया, सप्लाई। पूर्ति अपनी मांग स्वयं से करती है, मांग को इग्नोर किया गया, मांग को नहीं देखा, डिमांड। तो सभी लोगों ने केवल सप्लाई पर ध्यान दिया कि हमें केवल प्रोडक्शन करना है, अब वो बिकेगा कैसे। अचानक क्या हुआ कि स्टॉक का अंबार लग गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि एक उद्योग में मंदी आती है तो उसका प्रभाव एक चक्रीय प्रभाव पड़ता है, जिसको आप सेकंड लेसन में पढ़ेंगे, साइकिल प्रभाव। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक तो फैक्ट्री है पंखा बनाने, 500 मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक हूं। मैंने सोचा कि मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं एक्स नाम की कोई वस्तु खरीदूंगा। किसी कारणवश सपोज मान लीजिए पंखा बनाने का जो फैक्ट्री है वो मंदी में चला गया, अपने मजदूरों को वेतन नहीं दिया, मुझे मजदूरी नहीं मिली, मैंने एक्स वस्तु नहीं खरीदा। जो एक्स वस्तु का निर्माता है वो अपने वस्तु को नहीं बेच पाया, अपने मजदूरों को मजदूरी नहीं दिया। इसी तरह से एक्स मजदूर एक्स फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे वो अपनी उनका आय कम हो गया, आय कम होने से मांग कम हो गई। एक चक्र है, आय कम मांग कम। आय कम कैसे हुआ, तो मांग कम होने से। तो इस तरह से एक प्रभाव हुआ कि जैसे मेरी आमदनी कम होगी तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मैं जिस चीज को खरीद रहा हूं उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। इस तरह से देश में केवल, क्योंकि केवल सप्लाई पे जोड़ता है, जेपी शेख का नियम था, पूरे लोग उस पर विश्वास करते थे, उसी विचारधारा के प्रवर्तक थे कि नहीं केवल सप्लाई किया जाए। तो डिमांड पूर्ति अपनी मांग स्वयं से करती है। इनका कहना था कि आप बना के मार्केट में रखिए, उसकी डिमांड अपने आप हो जाएगी, बिकनी, लेकिन किसी कारणवश नहीं होगा। एक बार नहीं था, स्टॉक का भाव बढ़ता गया, बेरोजगारी आ गई, मंदी आ गई, क्योंकि जब वस्तु नहीं मिलता तो बेरोजगारों की फौज हो गई, क्योंकि सभी फैक्ट्री ने अपने अपने मजदूरों की छटनी शुरू कर दी। कुछ छोटा मोटा प्रभाव भी आप देख रहे हैं, इस कोविड-19 की वजह से भी भारत में या विश्व के कई देशों में बेरोजगारी फैल रही है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियां बंद है, लोग उसको बेरोजगार करते जा रहे हैं। बेरोजगारी होगी तो आय में गिरावट होगी, आय में गिरावट होने से डिमांड में गिरावट होगी, और फिर आगे चल करके उत्पादन में गिरावट हो जाएगी। तो ये कारण था मंदी का। क्या? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। केवल पूर्ति पक्ष को ध्यान में रखा गया, मांग पक्ष को अनदेखा किया गया। किसके नियम को फॉलो कर रहे थे पूरे संसार? जेपीसी को। इस तरह से अर्थशास्त्र के सारे बड़े से बड़े नियम धराशायी हो गए। तब जाकर के इस मंदी को दूर करने के लिए किया गया है जे.एम. केन्स ने, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, 1936 ईस्वी में जे.एम. केन्स, इसको केन्स कहते हैं शॉर्ट में, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, उन्होंने एक सिद्धांत दिया आय को बढ़ाने का, रोजगार को बढ़ाने का। उस सिद्धांत को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनके पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में जे.एम. ने दिया, ब्रिटिश अर्थशास्त्री। अब इन्होंने क्या दिया इस सिद्धांत में? क्या था कि जो मंदी दूर हो गई, तो और क्या कारण था कि जो मंदी आई? तो कारण तो यही था कि मांग पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया, केवल पूर्ति पक्ष को ध्यान में रखा गया, लोग केवल सप्लाई करते रहे। लेकिन 1936 में जो पुस्तक लिखी गई उसमें राष्ट्रीय आय और रोजगार सिद्धांत का मूल कारण जो था वो सभी क्षेत्र, इन्होंने क्या कहा कि सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये है आधुनिक विचारधारा, इसको कह सकते हैं केन्स की विचारधारा। जबकि जो पारंपरिक विचारधारा था इसका, जे.बी. शेख का,
जिन्होंने केवल मांग पक्ष पूर्ति पक्ष को ध्यान में रखा, मांग पक्ष को अनदेखा किया, जेबी से, उनकी विचारधारा थी कि सभी क्षेत्र स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर क्षेत्र का मतलब आपको समझना होगा, जैसे कि 3 क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। आधुनिक अर्थशास्त्री खास करके जेएनकिंस, उनका मानना था कि सभी क्षेत्र एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री क्लासिकल थ्योरी वाले समझते थे कि सभी क्षेत्र स्वतंत्र हैं, उनका अलग अलग अध्ययन किया जाए। इन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है, एक प्रॉब्लम में आएगा तो आगे चल करके दूसरा भी क्षेत्र प्रॉब्लम में आएगा, एक में मंदी आएगी तो दूसरे में भी मंदी आएगी। इसी चीज का इन्होंने कंसेप्ट दिया और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय रोजगार का सिद्धांत जेएनकिंस ने दिया। इसी में ये कहा गया कि सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाए, किसी एक फर्म का नहीं, किसी एक क्षेत्र का नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए एक साथ। और यहीं से प्रचलन शुरू हुआ आपका समष्टि अर्थशास्त्र का। कब से? 1936 ईस्वी से। इसके वजह से जेएनकिंस की वजह से। इनके पुस्तक का क्या नाम था? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। यहां से शुरुआत हुआ जेएनकिंस के द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये लेसन लगभग कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और आपको इसको किस तरह से फिर से समझना है। तो आपने पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी आपको 3 परिभाषा याद रखनी है, स्मिथ का, मार्शल का और रॉबिन्स का। ठीक है, धन का विज्ञान। फिर आपने पढ़ा केंद्रीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय समस्या, केंद्रीय समस्या 3 है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गया, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। फिर आपने पढ़ा व्यष्टि व समष्टि का अंतर, माइक्रो मैक्रो। फिर आपने पढ़ा कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। मुख्य चीज याद रखने वाली बात है, अर्थशास्त्र की 3 परिभाषा, धन का विज्ञान, मानव कल्याण का विज्ञान, चयन का तर्कशास्त्र। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, दोनों का मिला जुला प्रकार एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हर अर्थव्यवस्था की 3 समस्या होती है, क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, व्यष्टि समष्टि का अंतर आपने पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक व्यक्ति, फर्म, विशेष कीमत सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र, संपूर्ण आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कब हुआ? 1936 में। और आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये आपका लेसन का पूरा कंक्लूजन हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसका अंतर याद करना है, व्यष्टि और समष्टि का, व्यष्टि व समष्टि का अंतर याद करना है। ठीक है, दूसरा होमवर्क है कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम जैसे कि 2020 और 2019, कम से कम 2 साल के पेपर आपको इस लेसन से देखने हैं। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, 2019 में आया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र को स्पष्ट करें। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं और फिर उसका आंसर करना है। मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है वो एग्जाम में अभी तक। व्यष्टि अर्थशास्त्र को स्पष्ट करें। आपको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष, एक फर्म विशेष का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद एक होमवर्क आपको ये है कि कम से कम 20 ऐसे देश का नाम लिखिए और सबका अलग अलग नामकरण कीजिए कि कौन सा पूंजीवादी देश है और कौन सा
समाजवादी देश है। एक और नंबर आपको भारत का पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है वो भी लिखना है। जैसे चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार है। किस प्रकार का मतलब यहाँ मेरा है कि पूंजीवादी है या समाजवादी। ठीक है बच्चों।